हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेफ जहान। और यार ये हमारा ऑनगोइंग सी कोर्स का 5th वीडियो होने वाला है जो कि बेस्ड होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो यार हमारे पास दो तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दो तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है यार, तो पहली स्टेटमेंट होती है इफ एल्स और दूसरी होती है स्विच स्टेटमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलो यार पहले इफ एल्स से शुरू करते हैं। तो इफ एल्स से हमें इफ एल्स वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है? इफ अगर होगा तो ये होगा वरना ये होगा। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हमारे कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया कंट्री के अंदर एक एलिजिबिलिटी होती है वोटिंग के लिए 18 ईयर्स। जो बंदे उनसे उससे ऊपर हैं वो वोट कर सकते हैं और जो उससे 18 ईयर्स के नहीं है वो वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको एक कंडीशन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं कि if a person is greater than or equals to 18 years he can vote, right? And if a person is smaller than 18 years he can't vote. यही बेसिक सी चीज समझ में आती है हमें, है ना? तो यार इसको एक बार हम कोडिंग के बेसिस पे समझ लेते हैं। कैसे कोड करेंगे इसको वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यार यहाँ पे VS कोड पे चलते हुए मैं बताता हूँ आपको। एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एज नाम का। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया इंट एज और सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ कि एंटर योर एज। सबसे पहले जब यूजर खोलेगा प्रोग्राम को तो आएगा एंटर योर एज। ठीक है, तो अब स्कैन भी करा लेते हैं। फिर मांग रहे हैं तो स्कैन भी करा लो। एंड परसेंटेज डी एंड कॉमा एंड परसेंट एज। ठीक है, तो मैंने एक एज वेरिएबल जो है उसको स्टोर करा लिया। ठीक है, मैंने एज इनपुट ले लिया। अब मैं कहूंगा अब इफ एल्स स्टेटमेंट लगनी मेन शुरू की। तो कैसे लगेगी वो? सबसे पहले लगेगी कीवर्ड इफ कीवर्ड आ गया, उसके बाद आएगा ये ब्रेसिस। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे हम एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 अगर। इफ का मतलब हुआ अगर। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 तो क्या करो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम प्रिंट करा देंगे कैन वोट। ठीक है, इतना हम प्रिंट करा देंगे और एक नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एल्स हम क्या कहेंगे, ये आप क्या करो, प्रिंट करा दो सॉरी यू कांट वोट। ठीक है, और एक और लाइन प्रिंट करा देते हैं, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो बस इतनी सी है इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या है इफ एल्स स्टेटमेंट का? ये इफ कीवर्ड लिखना है, उसके बाद हमने लिखनी है कंडीशन ब्रेसिस के अंदर। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो इसके अंदर कोड है कर्ली ब्रेसिस के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये अब मेरे से एज मांग रहा है, एंटर योर एज। तो मैं कहूंगा मेरी एज 19 है। ठीक है, तो इसने बता दिया कि यू कैन वोट। ये तो ठीक है। अब देख लेते हैं 18 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 18 ईयर्स डाला, यू कैन वोट। हाँ, मैं 18 साल पे भी वोट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि अगर मैं 18 से छोटा हूँ, मैं 17 साल का हूँ, तो क्या मैं वोट कर सकता हूँ? तो इसने बोल दिया कि सॉरी यू कैन नॉट वोट। आप 17 साल के हो, आप वोट नहीं कर सकते। इससे छोटी भी कोई भी वैल्यू ले लो, 5 साल के बंदे वोट नहीं कर सकते। ठीक है, और 70 साल के बंदे भी वोट कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम बन गया इफ एल्स से एलिजिबिलिटी चेक करने का कि क्या आप वोट कर सकते हैं या आप वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। ओके, तो इसका एक बार मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। इफ एल्स का सिंटैक्स कैसा सा होता है। तो ये हमारे मल्टी लाइन कमेंट के अंदर मैं लिखूंगा इफ। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन। ठीक
ठीक है। इसके बाद आएंगे कर्ली ब्रेसेस, जिसमें आप कुछ भी लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंडीशन नहीं होती तो एल्स, ठीक है, और उसके बाद कुछ, ठीक है। इतना सा है, या तो होगा या नहीं होगा। तो ये है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये ऐसी है इफ, उसके बाद कंडीशन, अगर ये ट्रू है तो ये वाली चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये फॉल्स है तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इतना सा ही है ये इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, ऐसे ही लिखी जाती है। और एक बात, अगर हमारे पास एक लाइन का कोई, अगर मान लो ये चीज ट्रू है, मान लो, ठीक है, और मैंने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो मैं ये कर्ली ब्रेसेस ना लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ से कर्ली ब्रेसेस हटा दी, ठीक है, यहाँ से भी हटा दिए, यहाँ से भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या ये कोड चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, चला के देख लेते हैं। एंटर योर एज 18, हाँ आप वोट कर सकते हो। एंटर 17, आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने एक ही स्टेटमेंट लिखनी है इफ कंडीशन के अंदर, तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना ही पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इससे हमारा एक तो स्पेस भी बचेगी, कर्ली ब्रेसेस यहाँ लगाएंगे तो 2 लाइन और वेस्ट जाएंगी। अब इसमें यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 लाइनों में खत्म हो जाएगा, वैसे हमें 6 और 2 4 और वो लगाने पड़ेंगे, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो समझ में आ जानी चाहिए। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में तो इतना ही था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्विच कंडीशन के ऊपर, स्विच स्टेटमेंट्स के ऊपर एक बार देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट्स को भी। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। तो स्विच स्टेटमेंट्स में आते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, एक बार पहले इसका कोड बता देता हूं। स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट कुछ ऐसी सी होती है, हमारे पास एक कंडीशन होती है, जैसे कि इफ एल्स के अंदर भी हमारे पास कंडीशन होती है, ठीक है। एक कंडीशन होती है जो इफ स्टेटमेंट के अंदर लगती है, फिर एल्स के आगे लग जाती है, ठीक है। तो ऐसी एक कंडीशन स्विच स्टेटमेंट के पास भी होती है। तो इसका अगर मान लो हमारे पास स्टेटमेंट वही है, एज वाली है, या मान लो कुछ और है, ठीक है। तो हमारा सिंटैक्स होता है स्विच, हम लिखेंगे कीवर्ड स्विच, उसके बाद यही वही वाले ब्रेसेस, यहाँ पे आएगी वो कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। उसके बाद आएंगे ये कर्ली ब्रेसेस, इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाने इंपॉर्टेंट, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम बनाएंगे केसेस, ढेर सारे केसेस, जितने मर्जी केसेस बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे? केस कॉलन, ठीक है। पहले लिखेंगे केस, मान लो यहाँ पे कंडीशन थी, कोई भी कंडीशन, केस 1 मान लो, ठीक है। उसके बाद कॉलन, और उसके बाद मैं यहाँ पे उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो वाला केस लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे ही केस 2, अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और उसके बाद एक आती है डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट कंडीशन आती है। तो ये होती है आपकी स्विच स्टेटमेंट, ये चीज है। अब ये क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मैं बताता हूँ, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं एक कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ, मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कैलकुलेटर का, तो मैं क्या करूँगा, चलो एक बार बना के देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यूजर से पूछूंगा, प्रिंट कराऊंगा मैं। अब मैं कैलकुलेटर बनानी है तो मेरे को 2 वैल्यूज की, मिनिमम 2 वैल्यूज की जरूरत है, तो मैं 2 वैल्यूज ही मांग लेता हूँ यूजर से। मैं कहता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू मेरे को बता दो, ठीक है। और उसके बाद मैं करा देता हूँ इसको स्कैन, %t %a,
ए ले लेता हूँ मैं, 2 वेरिएबल भी बना देता हूँ यहाँ पे। इंट ए कॉमा बी मैंने 2 वेरिएबल बना दिए, ठीक है। दो वेरिएबल ये मैंने बना दी। अब यही चीज को मैं दोबारा एक बार लिख लेता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पे मैं बी में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। इतना मैंने कर दिया, मैंने एक वैल्यू एंटर करा, मैंने पूछ ली उससे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने पूछ ली उससे बी की वैल्यू, और मैंने वो इनपुट भी करा दी, ठीक है। अब मैं कहूंगा, अब मैं एक और चीज प्रिंट कराऊंगा कि आप कौन सा ऑपरेटर लगाना चाहते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या चीज करना चाहते हो आप। मैं कहूंगा एंटर वन फॉर एडिशन, ठीक है, कॉमा 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, कॉमा 3 फॉर डिवीजन। सब 3 फॉर ये कर देता हूँ, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन, ठीक है। और मैं ये वैल्यू उससे ले लूंगा, बता भाई जल्दी से वैल्यू बता दे, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। अब स्कैन करा लेता हूँ मैं, किसके अंदर कराऊंगा, एक वेरिएबल और बना लेते हैं यार, कैरेक्टर हैं तो ये कैर ओपी लिख देते हैं ऑपरेटर के लिए, कैर ओपी, ठीक है। तो कैरेक्टर स्टोर कराना है तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, परसेंटेज एक्सेस स्पेसिफाई आएगा, परसेंटेज सी, और नहीं मैं यहाँ पे ये करा रहा हूँ ना, मैं 1 2 3 ही करा रहा हूँ, तो इंटीजर ही आ जाएगा, इंट ओपी परसेंटेज डी एंड परसेंट ओपी। मैंने कहा एंटर 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, इन स्पेसिफिक चीजों के लिए, ठीक है। तो उसने कर दिया। यहाँ तक तो नॉर्मल चीज थी जो आज तक हम इनपुट आउटपुट लेते आ रहे हैं। अब यहाँ पे आती है स्विच स्टेटमेंट। स्विच, ये देखो मैंने VS कोड इसलिए इंस्टॉल करवाया था क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीजें आ जाती है। अब मैंने SW स्विच लिखना शुरू ही किया, SW ही लिखा, तो इसको पता चल गया स्विच स्टेटमेंट में यूज करने वाला हूँ। तो मैं डायरेक्ट एंटर दबाऊंगा और ये पूरी की पूरी स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुकी है। ये सारी की सारी स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई है। अब इसके अंदर क्या आएगा, एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखना था, एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके अंदर आएगा आपकी एक्सप्रेशन कि आप क्या चीज, कौन सी वैल्यू है जो आप कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ओपी लिखूंगा, ओपी, ठीक है। इस ओपी के बेसिस पे अब हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। अगर हमें ऑपरेटर ही नहीं पता होगा क्या ही कैलकुलेटर बनेगा, है ना। तो हमने कहा स्विच के अंदर मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया ओपी, जो उनसे एक्सप्रेशन मेरे को प्लस चाहिए था, माइनस चाहिए था, क्या चाहिए था। अब मैंने कहा कि इसके अंदर मैं लिख दूंगा एक्सप्रेशन के अंदर 1, ओपी की वैल्यू 1 2 3 4 ही आने वाली है ना। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर मान लो 1 आया तो यहाँ पे हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वो चेक करेगा कि 1 किसके पास है, केस कौन से केस के पास 1 है। तो यहाँ केस के आगे अगर मैं वैल्यू 1 लिखूंगा तो 1 वाली स्टेटमेंट चल पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया था स्विच इफ एल्स के अंदर कि अगर एक स्टेटमेंट हो मेरे को कर्ली ब्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं है। वैसा ही इसके अंदर केसेस के अंदर भी होगा। अगर मैंने केस के अंदर एक ही लाइन लिखनी है तो मुझे कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। अब 1 पे क्या है, एडिशन है, 1 पे एडिशन है मेरा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा, क्या प्रिंट कराऊंगा, तो प्रिंट कराऊंगा एडिशन इज, एडिशन क्या है, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी होने वाली एडिशन। और क्या आएगी अब एडिशन, ए प्लस बी, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले प्रिंट एफ कैसे कराते हैं, ऐसे भी करा सकते हैं कि एडिशन इज, अब क्या चीज में प्रिंट कराने वाला, इंटीजर प्रिंट कराना है तो परसेंटेज डी, और क्या प्रिंट होगा, ए प्लस बी करके एडिशन आ जाएगी, ठीक है। और एक ब्रेक स्टेटमेंट भी आती है यहाँ, हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आनी ही आनी है।
ठीक है, और डिफॉल्ट के बाद भी आएगी। तो अब केस 2 लिखेंगे। केस 2 में आ जाएगा, यही चीज मैं लिख देता हूँ यार, बार बार क्या ही लिखना, कि एडिशन की जगह आएगा सब्ट्रैक्शन इज a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब बार बार क्या ही लिखना, तो ये कर लो। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा दो फिर ना भाई। अब यहाँ पे कर देते हैं केस 3 और यहाँ कर देते हैं केस 4। तो केस 3 में क्या था हमारा, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन, और सब्ट्रैक्शन अब आएगा डिवीजन। डिवीजन इज a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। और डिफॉल्ट में आएगा, मैं करा दूंगा कुछ कि डिफॉल्ट में तब आएगी हमारी वैल्यू जब हमारे पास 1 2 3 4 में से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। यूजर कुछ अलग ही वैल्यू दे देगा, जैसे 5 दे दी, 6 दे दी, जो कि हम मांग भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा एंटर द वैल्यू अगेन। ठीक है, दोबारा वैल्यू मेरे को दे दो। ओके, और यहाँ पे प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो ये है हमारी स्विच स्टेटमेंट। पहले एक बार चला लेते हैं, फिर दोबारा आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अब ये मांगेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या चीज डालूंगा मैंने कहा 8 डाल दो यार। दूसरी वैल्यू मैं कहता हूँ 7 डाल दो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है मेरे को एंटर 1 फॉर प्लस, 2 फॉर माइनस, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। मैं क्या करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं एडिशन का एक करके देख लेता हूँ। मैं कहता हूँ 1 कर लेते हैं, एडिशन के लिए 1 है। ठीक है, तो 7 + 8 होता है 15। तो इसने बता दिया कि एडिशन इज 15। अब इसने बता दिया, आंसर सही आने शुरू हो गया। मैं एक बार तीनों के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर देख लेते हैं। मैं कहता हूँ 8 ही वैल्यू रख ले, तू भी 7 रख ले। ठीक है, माइनस हो जाओ। एंटर द वैल्यू ऑफ अगेन, एंटर द वैल्यू अगेन। अभी एंटर द वैल्यू अगेन क्यों आ गया भाई, हमने तो सही चीज डाली है। अभी क्यों आया है, ये आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस डाल दिया है। मैंने यहाँ पे डालना था 2, होगी गलती, तो दोबारा करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, आ गया माइनस करके 1 आ गया। 8 में 7 गए 1। ओके, मल्टीप्लीकेशन, अब 8 7 थोड़ी ना लेना हर बार, तो 5 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए 3 आएगा, तो 5 6 होता है 30, आ गया 30। मल्टीप्लीकेशन इज 30। अब एक आखिरी बार डिवीजन कर लेते हैं, इसको करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं यार। 10 डिवाइडेड बाय 2 तो चौथा, फोर्थ, आ गया 5। ठीक है, तो प्रोग्राम तो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब ये काम कैसे कर रहा है वो एक बार देख लेते हैं। काम में सबसे पहले ये मैंने एक इंटीजर बना दिया a और b, जो कि हमें पता है कि कैसे लेना है। a और b मैंने यहाँ पे इनपुट वगैरह करा लिए, और एक मैंने वैल्यू इनपुट करा लिए, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या करना चाहते हो। यहाँ तक मैं समझ आ गया, बिल्कुल आ गया, खत्म, समझ आ गया। अब यहाँ पे आती है बात स्विच स्टेटमेंट की, कि स्विच स्टेटमेंट में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हमने लिखना है कीवर्ड स्विच। सिंटैक्स तो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, सबसे पहले आएगा स्विच, फिर जोन सी हमें एक्सप्रेशन लेना है जिसके ऊपर हमें काम करना है। मतलब हमारे पास काफी सारे एक्सप्रेशन है, हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो नहीं पता हमें क्या आ रहा है। ठीक है, तो जो चीज आएगी, उस जिस चीज के ऊपर पूरा प्रोग्राम डिपेंड कर रहा है, वो यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी हमारा एक्सप्रेशन हमारा प्रोग्राम किस पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू 1 2 3 4 क्या आने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा वो वाला एक्सप्रेशन ओपी। ठीक है, उसके बाद आएंगे ये वाले 2 कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ओके, उसके बाद आएंगे केसेस। तो केस वर्ड कीवर्ड तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आएंगे ये जो 1 2 3 मैंने लिखे हैं, ये चीज वो है जो मैं ओपी की वैल्यू यहाँ पे दूंगा। मान लो मेरे यूजर ने 1 वैल्यू दी, तो ये 1 वाली, ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी।
ठीक है। अगर मेरे वैल्यू 2 दी तो ये वाली चलेंगी, 3 दी तो ये वाली चलेंगी, 4 दी तो ये वाली चल जाएंगी, ठीक है। और अगर 1 2 3 4 में से कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ये वाली चल जाएगी। ओके, तो मान लो मैंने किया 1 किया मैंने, उसके बाद अब वो कहेगा 1 वाला केस चल जाएगा, मतलब ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी पूरी। तो इसमें क्या है, एडिशन इज ऐड करके वो दे देगा। ऐसे ही सेकंड में सब्ट्रैक्शन होनी थी तो सब्ट्रैक्ट करके दे देगा, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन होनी थी मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा, फोर्थ में डिवीजन थी डिवीजन करके दे देगा, ठीक है। और लास्ट में एक जो बात आ जाती है वो होती है डिफॉल्ट। अगर मैं कोई भी वैल्यू ना डालूं, वो मैंने किया नहीं, अब करके दिखा देता हूँ। मैंने दी 8 वैल्यू और मैंने दी 2 वैल्यू दे दी, ठीक है। अब मैं 1 2 3 4 में से कुछ भी नहीं दूंगा, मैं दूंगा 5 वैल्यू। 5 करके दिखा, तो चला के तो दिखा, हम भी चैलेंज देते तो चला के दिखा, तो वो भी कहता है मैं दे लो, चला दिया, फिर एंटर द वैल्यू अगेन, दोबारा भरो, लो भुगत लो, ठीक है ना। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा, कोई अलग ही वैल्यू दे दूंगा 1 2 3 4 की जगह, तो ये आ जाएगा एंटर द वैल्यू अगेन। अगर मैं कोई कैरेक्टर वैल्यू भी दे दूंगा, ठीक है, अगर मैंने कोई कैरेक्टर वैल्यू दे दी, जैसे ओ दे दी, तो भी ये आ जाएगा एंटर द वैल्यू। मतलब हमें 1 2 3 4 में से ही कुछ देना पड़ेगा अगर हमारा प्रोग्राम हमें चलाना है, वरना यही डिफॉल्ट स्टेटमेंट डालता रहेगा। डिफॉल्ट का मतलब ही यही होता है, अगर कुछ नहीं हो रहा ऊपर तो ये वाली चला दो। और हर एक के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वरना इसके बाद ये कुछ और ही कर जाएगा, ठीक है। मतलब ब्रेक नहीं होगा, उसके बाद अगले केस चलते रहेंगे, उसके अगला चल जाएगा, उसके अगला चल जाएगा, अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। 2 ही थी, इफ एल्स और एक होती है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब इफ एल्स के अंदर भी हमारे इफ एल लेटर भी हो जाती है। इफ एल्स लेटर क्या होती है, हम मैंने तो लगा दिया एक इफ और एक एल्स लगा दिया। इफ एल्स लेटर में होता है, मैं लगाऊंगा इफ, फिर एलिफ, फिर एलिफ, फिर एल्स, ठीक है। तो ये हो जाता है इफ एल्स लेटर, जब मेरे पास बहुत सारी कंडीशन होती है। स्विच स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, इफ एल्स लेटर भी लगा सकते हैं। तो ये अब मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा, ठीक है। तो होमवर्क मैं दे देता हूँ। पहला होमवर्क होने वाला है कि आपने गूगल से पढ़ के आना है इफ एल्स लेटर के बारे में, और इफ एल्स लेटर का एक कोई होमवर्क, कोई भी अपनी मर्जी का क्वेश्चन कर लेना इफ एल्स लेटर का, ठीक है। और वो कमेंट बॉक्स में आप पूरा का पूरा प्रोग्राम इफ एल्स लेटर का दे देना, ठीक है। तो वो चलेगा होमवर्क पे चलेगा, ठीक है। या फिर और एक दूसरा होमवर्क जो है वो है स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। अब मैंने ये इंटीजर वैल्यू के ऊपर बना दिया, ठीक है। मैंने इंटीजर वैल्यू के लिए बनाया, आप लोगों ने फ्लोट वैल्यू के लिए बनाया। और मेरे को ये भी बताना है कि डिवीजन जो होगी, क्या मैं 8 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 8 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आएगा, क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू होने वाली है और यहाँ पे मैं आउटपुट दे रहा हूँ इंटीजर वैल्यू। तो इसको आपने फ्लोट वैल्यू के अंदर भी करके आना है, पूरा का पूरा ये कैलकुलेटर आपने फ्लोट के लिए बनाना है। मैंने इंटीजर के लिए बनाया, आपने फ्लोट के लिए, फ्लोट वैल्यूज के लिए बनाना। तो ये 2 होमवर्क हो गए हैं, एक है इफ एल्स लेटर और दूसरा है फ्लोट के अंदर कैलकुलेटर बनाना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए तो बहुत है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही था, खत्म हो गए हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। अब अगली वीडियोस होने वाली है लूप्स के ऊपर, ठीक है। तो जिनको लूप्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो अच्छी बात है, वरना मैं करा ही दूंगा सब कुछ, ठीक है। तो यार इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, बाय बाय।